हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटर क्लासेस ऑनलाइन। तो ये आज हम न्यूक्लियस स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमारा जो सिलेबस है न्यूक्लियर एनर्जी है, रेडियो एक्टिविटी है। तो जब वर्ड रेडियो एक्टिविटी जुड़ जाता है तो अल्फा डीके और बीटा डीके भी हमें पढ़ना पड़ेगा। बाइंडिंग एनर्जी है, मास डिफेक्ट है, न्यूक्लियर फिजन है, न्यूक्लियर फ्यूजन है, एटॉमिक मास यूनिट है। तो यही सब चीज़ें, और इसमें न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज भी है। न्यूक्लियस का साइज सिलेबस में है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो बात हो रही है, किसकी हो रही है? न्यूक्लियस की हो रही है। तो न्यूक्लियस, किसी भी एटम का न्यूक्लियस क्या है? उसका सेंटर है, केंद्र है। मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एन एटम इज एट द सेंटर। एटम का अधिकतर मास क्या होता है? उसके सेंटर पे ही रहता है। और द एंटायर पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम लाइज इन द न्यूक्लियस। तो दो बातें इंपॉर्टेंट हो गई कि न्यूक्लियस का पूरा मास कहाँ रहेगा, एटम का पूरा मास कहाँ रहेगा? सेंटर पे रहेगा, न्यूक्लियस में रहेगा। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कंपैरिजन में बहुत कम होता है, इसलिए हम कहते हैं कि एटम का जो अधिकतर मास है वो कहाँ लाई करेगा? न्यूक्लियस में। और किसी भी एटम का जितना भी पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ मिलेगा आपको? सेंटर पे मिलेगा। अब आगे बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कैसे बनता है? तो देखिए, न्यूक्लियस को बनाने वाले दो पार्टिकल्स होते हैं। एक होते हैं प्रोटॉन, जिन पर चार्ज कौन सा होता है? पॉजिटिव। और एक होते हैं न्यूट्रॉन, जो इलेक्ट्रिकली क्या होते हैं? न्यूट्रल होते हैं। तो न्यूक्लियस में पाए जाने वाले एलिमेंट्री पार्टिकल्स कौन कौन से होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यही लिखा हुआ है, ऑल एटॉमिक न्यूक्लिय आर मेड अप ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स कॉल्ड प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन इज द न्यूक्लियस ऑफ द हाइड्रोजन एटम। मास ऑफ प्रोटॉन दिया हुआ है 1.672623 into 10 to the power minus 27 kg. This is nearly equal to 1836 times of the mass of electron. न्यूक्लियस पे चार्ज होगा, और ये यहाँ पर है आपका जो चार्ज लिखा हुआ है, ये है 10 to the power minus 19 कूलम, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो प्रोटॉन पे चार्ज, अच्छा देखिए, मास ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के मास का 1836 टाइम्स होगा। कितने टाइम्स होगा? 1836 टाइम्स होगा। अब देखिए, न्यूट्रॉन इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ये हम भी जानते हैं। न्यूट्रॉन कैरीज नो चार्ज। मास ऑफ न्यूट्रॉन इज स्लाइटली ग्रेटर देन दैट ऑफ प्रोटॉन। तो ये मास ऑफ न्यूक्लियन हो गया। तो देखिए, मास ऑफ प्रोटॉन में क्या था? 1.672। तो ये हो जाएगा 1.675। बोथ द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस को बनाने वाले पार्टिकल्स हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इन्हें कहा जाएगा न्यूक्लियॉन्स। इन्हें क्या कहा जाएगा? न्यूक्लियॉन्स। अब आगे हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए वर्ड यूज करेंगे, न्यूक्लियॉन्स। अब देखिए, जनरली एटॉमिक नंबर इज डिनोटेड बाय जेड। तो बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। एंड मास नंबर इज डिनोटेड बाय ए माइनस जेड गिव्स द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को निकालने के लिए एटॉमिक मास में से हमें एटॉमिक नंबर को माइनस करना पड़ेगा। अच्छा, न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज एंड शेप इज स्फेरिकल। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि न्यूक्लियस का भाई शेप कैसा होता है? न्यूक्लियस का शेप क्या होता है? स्फेरिकल शेप का न्यूक्लियस होता है। टाइप ऑफ न्यूक्लियाई, देखिए आइसोटोप्स। आप जानते हैं आइसोटोप्स में एटॉमिक नंबर क्या रहता है? सेम रहता है, पर एटॉमिक मास क्या रहता है? अलग अलग रहता है। तो ये लिथियम के आइसोटोप्स हैं। दोनों का एटॉमिक नंबर कितना है? 3, पर एटॉमिक मास क्या है? अलग अलग है। ये हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं। देखिए, तीनों का एटॉमिक नंबर 111 सेम है, पर तीनों का एटॉमिक मास क्या है? अलग अलग है। तो एटॉमिक न्यूक्लियाई हैव सेम एटॉमिक नंबर but different mass number are known as isotopes। तो इन्हें क्या कहा जाता है? आइसोटोप कहा जाता है। अब आइसोटोन, तो आइसोटोन का मतलब है कि न्यूट्रॉन की संख्या समान होनी चाहिए। तो देखिए, अब यहां पर आप देखिए न्यूट्रॉन कितने होंगे। क्लोरीन में देखिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? 37 में से 17 माइनस 20,
39 में से 19 माइनस 20, ये एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल 17 में से 7 माइनस कितना आया 10, 18 में से 8 माइनस कितना आया 10, 19 में से 9 माइनस। तो देख रहे हैं कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है, सेम है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है, सेम है। अब बात करते हैं आइसोबार्स की। एटॉमिक न्यूक्लियाई हैविंग सेम मास नंबर, इनका मास नंबर सेम है बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स आर कॉल्ड आइसोबार्स। तो देखिए मास कितना है 40 पर एटॉमिक नंबर 18 और 20 अलग अलग है। यहाँ मास देखिए 76 पर एटॉमिक नंबर 32 है और यह एटॉमिक नंबर 34 है। तो ये किसके एग्जांपल्स हो गए आपके, आइसोबार्स। तो इन्हें क्या कहा जाएगा, आइसोबार्स कहा जाएगा। अब बात करते हैं आइसोमर्स की। एटॉमिक न्यूक्लियाई हैविंग सेम मास नंबर एंड सेम एटॉमिक नंबर but different nuclear properties are called isomers। तो नंबर भी सेम है, मास भी सेम है, पर ये क्या कहलाएंगे, आइसोमर्स, क्योंकि उनकी न्यूक्लियर प्रॉपर्टी क्या होती है, सेम होती है। एग्जाम्पल ब्रोमीन का एग्जाम्पल है 35 Br8, मेटास्टेबल है, ये मेटास्टेबल ब्रोमीन है, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। और ये ब्रोमीन गैस 3580 ग्राउंड स्टेट bromine are two isomer with different half lives. Half lives is the property of, half life is a nuclear property. तो एटॉमिक नंबर भी सेम है और एटॉमिक मास भी सेम है, पर उनकी न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज क्या है, अलग अलग है। तो हाफ लाइफ एक न्यूक्लियर प्रॉपर्टी होती है, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। अब देखिए साइज ऑफ द न्यूक्लियस, मोस्ट इंपॉर्टेंट। Nucleus size are very small and are measured in Fermi और femtometer। 1 Fermi equal to, इसको पढ़ा जाए -10 to the power -15 मीटर। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ डिपेंड्स अपॉन द मास नंबर ऑफ न्यूक्लियस। तो R इक्वल टू R0 a to the power 1/3, दिस इज नॉट एप्लीकेबल टू हैवी न्यूक्लियस। तो देखिए तो R क्या हो गई, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस हो गई, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। R0 कांस्टेंट हो गया और उसकी वैल्यू है 1.4 इंटू 10 to the power -15 मीटर, और A क्या हो गया, एटॉमिक मास नंबर। तो जितना ज्यादा एटॉमिक मास नंबर होगा उतनी ही ज्यादा रेडियस होगी। तो काम की बात यह है कि रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू a to the power 1/3, a to the power 1/3। या दूसरे वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि r क्यूब इज प्रोपोर्शनल टू a। अगर हम क्यूब कर दें इसका तो r क्यूब इज प्रोपोर्शनल टू a। अब देखिए रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस इज इन द ऑर्डर, अच्छा इसका ऑर्डर होता है 10 to the power -15 मीटर। साइज ऑफ एटम इज इन द ऑर्डर ऑफ 10 to the power -10 मीटर। तो देखो सिंपल, R इज प्रोपोर्शनल टू a to the power 1/3, R1 अपॉन R2 इक्वल टू A1 अपॉन A2 to the power 1/3। तो न्यूमेरिकल्स के लिए फॉर्मूला क्या हो गया आपका, इंपॉर्टेंट हो गया। अब हम अगर S, देखिए S क्या हो, सरफेस एरिया, तो वो हम जानते हैं क्योंकि वो स्फेरिकल है, तो उसको हम लिख सकते हैं 4πr²। तो S is proportional to r², s to the power
1/2 इज प्रोपोर्शनल टू r, ऐसा भी हम कह सकते हैं। तो अब इसकी बजाय क्या है, देखिए s इज प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, तो हमने यहाँ बनाया s1 अपॉन s2 इक्वल टू r1 अपॉन r2 का स्क्वायर, और यहाँ पे हम जानते हैं इसको हम लिख सकते हैं a1 टू द पावर 1/3 अपॉन a2 टू द पावर 1/3 टू द पावर 2, तो s1 अपॉन s2 आ जाएगा a1 अपॉन a2 टू द पावर 2/3। बस यही कहना चाहते थे। s क्या है यहाँ पर, सरफेस एरिया, s इज द सरफेस एरिया। वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू r क्यूब and r cube is proportional to a, तो v1 upon v2 equal to, where v is the volume of nucleus। न्यूक्लियस का क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया। What is the nuclear radius of 125 Fe if that of 27 Al is 6.4? तो देखिए R1 अपॉन R2 हम लगा देते हैं, A1 अपॉन A2 टू द पावर 1/3, तो 1 का मतलब आयरन हो गया और 2 का मतलब यहाँ पे एल्यूमिनियम हो गया। जो पहले लैंग्वेज में आता है उसे 1 बोल देते हैं। तो आपको मालूम है R1 और एल्यूमिनियम की न्यूक्लियर रेडियस कितनी है, 6.4। एल्यूमिनियम का मास कितना है, 27, और आयरन का है 125 टू द पावर 1/3। अब देखिए यहाँ पर 125 को हम बोल सकते हैं 5 क्यूब, इसको हम बोल सकते हैं 3 क्यूब, तो ये हो जाएगा 5/3। पावर टू पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये हो जाएगा R1 अपॉन 6.4 इक्वल टू 5/3, तो R1 विल बी 5/3 इंटू 6.4, 32/3। कितना आएगा आपका आंसर, 32/3 फर्मी, क्योंकि R1 की यूनिट फर्मी दी गई है, इसलिए R2 का भी आंसर फर्मी में ही आएगा। अब देखिए कंपेयर द रेडियस ऑफ न्यूक्लियर ऑफ मास नंबर 27 एंड 64, तो कर लेंगे R1 अपॉन R2 27/64, सिंपल वन है, 1/3, तो इसको आप लिख सकते हैं 3/4 क्यूब टू द पावर 1/3, तो कंपैरिजन आ गया R1/R2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3/4। तो देखिए यहाँ पे मैंने इस लेक्चर में एक खास बात तो रखी है, हर छोटी चीज को क्या करा है, कवर करा है, हर छोटी चीज को कवर करा है, ये बात आप ध्यान रखिए, और हर थ्योरी, पॉसिबल थ्योरी को कवर करने की कोशिश करिए। तो अगर आप इस लेक्चर को बहुत सीरियसली अटेंड करते हैं तो मुझे नहीं लगता फिर आपको रिवीजन के लिए किसी और चीज की जरूरत है, और ढेर सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हमने यहाँ पर जारी रखी है। डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस इंपॉर्टेंट, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर ऑफ द एटम, मास नंबर ऑफ एटम पे डिपेंड नहीं करती। डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस इज 1.45 into 10 to the power 17 kg per meter cube। The density is maximum at the center। अगला पॉइंट, सेंटर पे डेंसिटी मैक्सिमम रहती है, और जैसे जैसे हम सेंटर से दूर जाते हैं रेडियली, तो डेंसिटी क्या होती है, कम होती जाती है। तो पूरे न्यूक्लियस में डेंसिटी कांस्टेंट नहीं रहती, जैसे जैसे हम सेंटर से रेडियली आउटवर्ड न्यूक्लियस के बाहर जाते जाते हैं तो डेंसिटी क्या होती जाती है, कम होती जाती है। देखिए रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, अब अगला पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है। रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस इज टेकन एज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड द पॉइंट वेयर द डेंसिटी फॉल्स हाफ ऑफ इट्स वैल्यू। तो रेडियस क्या है, सेंटर से नापी गई दूरी है, डिस्टेंस मेजर फ्रॉम सेंटर,
उस पॉइंट तक मेजर किया गया है जहां पर न्यूक्लियस की डेंसिटी क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। पूछा जा सकता है डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज ऑफ द ऑर्डर 10 to the power 17 kg per meter cube, 10 to the power 17 kg per meter cube। देखिए एटॉमिक मास यूनिट, 1 AMU is equal to 1/12 part of the mass of 1 C612 आइसोटोप। तो अब हम एवोगैड्रो की कंसेप्ट लेते हैं। देखिए मास ऑफ आप अच्छे से जानते हैं 6.023 इंटू 10 to the power -23 इंटू 10 to the power 23 6C12 एटम्स इक्वल टू 12 ग्राम, जहां पे 6.023 इंटू 10 to the power 23 क्या है, आपका एवोगैड्रो नंबर है। तो यहां से हम निकालेंगे मास ऑफ 1 6C12 एटम कितना आएगा, 12/6.023 इंटू 10 to the power 23 ग्राम्स आएगा। कितने ग्राम्स आएगा, इतने ग्राम्स आएगा। तो 1 AMU क्या है, एटॉमिक मास यूनिट 1/12 इंटू मास ऑफ 1 6C12 एटम। तो ये हो गया 1/12, ये हो गया 12/6.023 इंटू 10 to the power 23 ग्राम्स। तो ये कैंसिल हो गया, तो 1 AMU इक्वल टू 1.67 इंटू 10 to the power -27 kg। ये आपका 1 AMU का आंसर आएगा। तो ये अब आपको याद रखना है। मास एनर्जी इक्विवेलेंस, पूरा आपका जो सिलेबस है वो इसी पर बेस है। अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन्स मास एनर्जी इक्विवेलेंस प्रिंसिपल, मास इज अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो आइंस्टाइन की थ्योरी के अनुसार मास एनर्जी का एक और रूप है। मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, मास को हम एनर्जी में बदल सकते हैं। एंड एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन E इक्वल टू mc²। अब देखिए ये बोल रहे हैं हियर m इज द मास दैट डिसअपियर्स। इसका मतलब हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं m मास कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, मास कन्वर्टेड, ऐसे बोलना ज्यादा आसान रहेगा, इनटू एनर्जी। ये वो मास है जो एनर्जी में बदल गया। c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ठीक है, अब देखिए व्हेन 1 AMU ऑफ मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, एनर्जी लिबरेटेड इज गिवन बाय। तो देखिए हम यूज करेंगे E इक्वल टू mc², 1 AMU 1.67 इंटू 10 to the power -27 c 3 इंटू 10 to the power 8 का होल स्क्वायर। तो अगर ये आप इसको ऐसा लिखेंगे 1.67 9 इंटू 10 to the power -27 प्लस 16। अगर हम इसको जूल में निकालेंगे तो 10 to the power -11 जूल। और अगर हम इसको 1.67 इंटू 9 इंटू 10 to the power -11 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 to the power -9 से डिवाइड करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। तो उसके बाद जब सॉल्व करने पर ये आएगा 931 इंटू 10 to the power 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हमारा कंसेप्ट आ जाएगा 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एक AMU मास जब एनर्जी में बदलेगा, 1 AMU मास जब एनर्जी में बदलेगा तो कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये उसकी एक जनरल कैलकुलेशन आइडिया था जो मैंने आपको बता दिया। अब देखिए न्यूक्लियर फोर्सेस, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन इस पर आ सकता है इसलिए ये इंपॉर्टेंट है।
द अट्रैक्टिव फोर्स विच होल्ड्स द न्यूक्लियस टुगेदर, वो अट्रैक्शन का फोर्स जो न्यूक्लियस को बांधे रखता है। मतलब न्यूक्लियस का मतलब क्या है, किसको बांधे रखता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को आपस में बांधे रखता है, बाइंड करके रखता है, तो उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स। और यहाँ एक बात और क्लियर होती है कि ये फोर्स कैसा है, अट्रैक्टिव है, इसका नेचर कैसा है, अट्रैक्टिव है। अब देखिए न्यूक्लियर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस इन नेचर, सबसे ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। न्यूक्लियर फोर्सेस आर अबाउट 1038 टाइम्स एज स्ट्रांग एज ग्रेविटेशनल फोर्स। द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द ग्रेविटेशनल कूलम्ब फोर्स एंड न्यूक्लियर फोर्सेस आर, ये देखिए आपको दिया हुआ है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और ये है हमारा न्यूक्लियर फोर्स। 1:10⁻36:10⁻38। अब देखिए, न्यूक्लियर फोर्सेस आर शॉर्ट रेंज फोर्सेस, याद रखना चाहिए, कम दूरी पे ही लागू होते हैं। न्यूक्लियर फोर्सेस आर बेसिकली स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस बट कंटेन अ स्मॉल कंपोनेंट ऑफ रिपल्सिव फोर्स, पर एक स्मॉल कंपोनेंट ऑफ रिपल्सिव फोर्स भी होता है। न्यूक्लियर फोर्सेस आर स्ट्रक्चर्ड सैचुरेटेड फोर्सेस। न्यूक्लियर फोर्सेस आर चार्ज इंडिपेंडेंट, चार्ज पे डिपेंड नहीं करते हैं। न्यूक्लियर फोर्सेस आर स्पिन डिपेंडेंट, वो स्पिन पे डिपेंड करते हैं। आप केमिस्ट्री में स्पिन पढ़ते हैं तो वो स्पिन पर डिपेंड करते हैं, चार्ज पे डिपेंड नहीं करते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में आपको मालूम होने चाहिए। इसके बाद मास इफेक्ट, ये हमारी हेडिंग है। बाइंडिंग एनर्जी, आइंस्टाइन्स मास एनर्जी रिलेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो बाइंडिंग एनर्जी सबसे पहले समझेंगे क्या होता है। देखा गया है कि न्यूक्लियस का मास उसके बनाने वाले पार्टिकल्स के, उसको बनाने वाले पार्टिकल्स कौन कौन से, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उसके बनाने वाले टोटल पार्टिकल के मास से कम होता है। तो भाई ये मास की कमी क्यों होती है, ये इंपॉर्टेंट बात हो गई। अब मान लीजिए हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को जोड़ने पर टोटल मास आया। मान लीजिए कि एग्जांपल है, टोटल मासेस ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, प्रोटॉन सारे प्रोटॉनों के मासों को जोड़ दिया, न्यूट्रॉन्स के मास को भी जोड़ दिया, तो मान लीजिए 11 आया। तो न्यूक्लियस के मास भी 11 आना चाहिए, पर देखा गया वो 11 से थोड़ा कम आता है। तो जो न्यूक्लियस के मास में कमी होती है, जो उसको बनाने वाले पार्टिकल के मास से कमी होती है, उस कमी को हम बोलते हैं मास इफेक्ट। अब अगला सवाल उठता है, ये कमी क्यों हुई? तो उसका बड़ा सिंपल आंसर है, हमेशा याद रखो, न्यूक्लियस के फॉर्मेशन के लिए, न्यूक्लियस के निर्माण के लिए, न्यूक्लियस के फॉर्मेशन के लिए जरूरत होती है एनर्जी की। हर फॉर्मेशन के लिए, हर निर्माण के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हम कहते हैं बिना एनर्जी के कोई भी चीज फॉर्म हो ही नहीं सकती। तो बात कर रहे थे न्यूक्लियस को बनाने के लिए किसकी जरूरत होती है, एनर्जी की जरूरत। वो एनर्जी कहाँ से आएगी? तो क्या होता है, प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन के मासेस का थोड़ा सा हिस्सा, स्मॉल पार्ट ऑफ द मासेस ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन, वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, और वो एनर्जी न्यूक्लियस को बनाने के लिए काम आती है। तो इसलिए मास डिफेक्ट होता है। तो ये मास डिफेक्ट का रीजन है। एटॉमिक मास इज ऑलवेज लेस देन द सम ऑफ द मासेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो हम ये कहना चाहते हैं कि मास हमेशा उसको बनाने वाले पार्टिकल्स के मासेस के जोड़ से, योग से, सम से कम होता है। द डिफरेंस बिटवीन the total mass of the nucleus and the mass of the nucleus of an atom is called mass defect. 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 तो ये बात आपको याद रखनी चाहिए। अब देखिए मास डिफेक्ट कैसे निकाला जाता है। मान लीजिए Z आपका क्या है, एटॉमिक नंबर है, और MP है मास ऑफ प्रोटॉन।
और mn है मास ऑफ न्यूट्रॉन, और a क्या है, मास नंबर है, और mn क्या है, मास ऑफ न्यूक्लियस। तो देखिए, सबसे पहले मास ऑफ प्रोटॉन कितना होगा, ZmP, क्योंकि एटॉमिक नंबर क्या बताता है, प्रोटॉन्स की संख्या बताता है। अब मास ऑफ, तो ये हो गया आपका प्रोटॉन का मास। अब बात करते हैं मास ऑफ न्यूट्रॉन्स की। न्यूट्रॉन कितने होते हैं, a-z इंटू mn, इन दोनों को जोड़ दो तो ये कितना आया, z इंटू एम पी प्लस a-z इंटू mn आ गया। तो ये हो गया आपका सम ऑफ मासेस ऑफ न्यूक्लियस के मासेस का जोड़। तो मास इफेक्ट क्या होगा, अब सवाल है मास इफेक्ट का, ये क्योंकि हमें क्वेश्चंस में भी निकालना पड़ेगा। तो भाई मास इफेक्ट क्या होगा, ZmP प्लस a-z mn, और इससे हम मास ऑफ न्यूक्लियस को माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा मास इफेक्ट। और अब हम इसे बोलेंगे डेल्टा एम। क्या बोलेंगे, डेल्टा एम बोलेंगे। व्हाट विल कॉल इट, डेल्टा एम। तो ऐसे मास इफेक्ट को क्या करा जाता है, कैलकुलेट करा जाता है। बात करते हैं बाइंडिंग एनर्जी की। तो डेफिनेशन देखिए, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द न्यूक्लियस फ्रॉम इंफिनिटी टू फॉर्म द न्यूक्लियस इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी, और इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्प्लिट a nucleus into nucleus. It is the energy equivalent to mass effect. तो देखिए, न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए, अब सिंपल लैंग्वेज में बात करते हैं, न्यूक्लियस को ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत होती है उसे हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। क्या बोलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी। और दूसरी डेफिनेशन, एक न्यूक्लियस के निर्माण की प्रक्रिया को समझे, फॉर द पर्पस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस। हम न्यूक्लियॉन्स को, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को कहां से लाते हैं, इन्फिनिटी से एक दूसरे के पास लेके आते हैं और न्यूक्लियस बनाते हैं। तो उसमें भी जितनी एनर्जी खर्च होती है उसे भी कहा गया बाइंडिंग एनर्जी। और सबसे काम की बात क्या है कि बाइंडिंग एनर्जी इज द एनर्जी इक्विवेलेंट टू मास इफेक्ट। ये फॉर्मूला आपका काम का फॉर्मूला हो गया। अब देखिए, बाइंडिंग एनर्जी इक्वल टू मास इफेक्ट। अब ये 931.5 लिया तो आप इसे 931 में ले सकते हैं। मास इज एक्सप्रेस्ड इन AMU, अगर मास को AMU में लिखा जाए। अगर मास को AMU में लिखा जाए। अब आगे बढ़ते हैं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन को हम क्या बोलते हैं, बाइंडिंग फ्रैक्शन। पहले हमने बाइंडिंग एनर्जी निकाली, उसको नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो बाइंडिंग फ्रैक्शन। तो बाइंडिंग फ्रैक्शन क्या है, बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ ए न्यूक्लियस। अब पैकिंग फ्रैक्शन की डेफिनेशन, पैकिंग फ्रैक्शन इट इज डिफाइंड एज द मास इफेक्ट पर न्यूक्लियॉन। तो मास इफेक्ट को पर न्यूक्लियॉन से हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो पैकिंग फ्रैक्शन बिल्कुल सिंपल है, वर्ड में हम कहेंगे कि भाई पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, इसको काट दीजिए, मास इफेक्ट वर्ड पर लिखिए, मास इफेक्ट डिवाइडेड बाय मास नंबर। बस इससे हमें क्या मिल जाता है, पैकिंग फ्रैक्शन मिल जाता है। अब देखिए, इफ द पैकिंग फ्रैक्शन इज नेगेटिव, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स,
देन द न्यूक्लियस इज मोर स्टेबल। अगर पैकिंग फ्रैक्शन नेगेटिव है तो न्यूक्लियस ज़्यादा स्टेबल है। इफ द पैकिंग फ्रैक्शन इज पॉजिटिव देन द न्यूक्लियस इज अनस्टेबल। और फाइनल लास्ट पैकिंग फ्रैक्शन इज 0 फॉर 6C12। 6C12 के लिए पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है? 0 होता है। अब देखिए वेरिएशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन विद मास नंबर, इस पे सवाल पूछे जाते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पर हमने लिया है एक्स एक्सिस पे लिया है मास नंबर और वाई एक्सिस पर लिया है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो शुरुआत करी है हमने ड्यूटेरियम से 1s2 से। तो हम देखते हैं यहाँ पे भाई 1s2 की जो बाइंडिंग एनर्जी है वो सबसे कम दिख रही है मेरे को, सबसे कम है। फिर हीलियम लिया है हमने, फिर लिथियम लिया है, फिर कार्बन लिया है, फिर नाइट्रोजन, नियॉन, फिर फ्लोरीन। तो देखिए मेन बात यह है कि लिथियम की बाइंडिंग एनर्जी हीलियम से कम है। तो ये कर्व हम क्यों पढ़ते हैं? और सबसे ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी किसकी है? सबसे ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी किसकी है? लोहे की है। तो देखिए पॉइंट नंबर 1, अगर बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है, अगर पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है तो न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल होगा। जितनी कम बाइंडिंग एनर्जी होगी उतना ही न्यूक्लियस कम स्टेबल होगा। मतलब दूसरे वर्ड में कहा जाए, अगर बाइंडिंग एनर्जी कम है तो न्यूक्लियस अनस्टेबल होगा। तो फिजन और फ्यूजन को भी यही इसी ग्राफ से समझाया जाता है। हर न्यूक्लियस स्टेबिलिटी को प्राप्त करना चाहता है, हर न्यूक्लियस स्टेबिलिटी को अचीव करना चाहता है। अब 1s2 की बाइंडिंग एनर्जी बहुत कम है, ये स्टेबिलिटी को अचीव करना चाहता है। तो दो 1s2 मिलकर क्या बना देते हैं? देखिए आपको समझाता हूं। दो 1s2 मिल गए और मिलकर क्या बना दिया उन्होंने? हीलियम। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसको चाहिए स्टेबिलिटी। जिसकी जितनी कम बाइंडिंग एनर्जी होगी वो उतना ही कम स्टेबल होगा। तो और एक बात और है कि जितनी भी रिएक्शंस होती हैं न्यूक्लियर, उनका मेन पर्पस क्या होता है? स्टेबिलिटी, स्थायित्व प्राप्त करना, टू अचीव द स्टेबिलिटी। तो चलिए वेरिएशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के इस ग्राफ को थोड़ा स्टडी करते हैं। तो देखिए पहला पॉइंट जो आपको याद होना चाहिए, द मिनिमम वैल्यू ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इन द केस ऑफ ड्यूट्रॉन 1.11 इलेक्ट्रॉन 1.11 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये देखिए ये आपकी आ गई कितनी? 1.11। अगला, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज 8.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर द आयरन। आयरन की बाइंडिंग एनर्जी क्या है? मैक्सिमम है। मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी और कितनी है? 8.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, विच इज द मोस्ट स्टेबल, जो बहुत स्टेबल है, जो बहुत स्टेबल है। अब आगे बढ़ते हैं। बाइंडिंग एनर्जी इज हाई इन द रेंज 28 टू, जब एटॉमिक मास, जब मास नंबर 28 से ज्यादा हो और 138 से कम हो, तो ऐसे केसेस में बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है? ज्यादा होती है। तो देखिए 28 और 138, 28 यहाँ कहीं पड़ेगा। देखिए यहाँ पर आपको बाइंडिंग एनर्जी अधिक मिलती है। द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ दिस न्यूक्लियस इज वेरी क्लोज टू 8.7 मेगा इलेक्ट्रॉन, 8.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। फर्दर इंक्रीज इन द मास नंबर, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन डिक्रीजेस। अब देखिए यहां से अगर हम ज्यादा जाएंगे तो यहाँ पे आप देखिए क्या कर्व बन रहा है। ये देखिए बाइंडिंग एनर्जी क्या हो रही है? ग्राफ नीचे आ रही है, तो इसका मतलब बाइंडिंग एनर्जी क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। तो हैवी न्यूक्लियस, जिसे हम बोलते हैं भारी न्यूक्लियस, उनका मास नंबर क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है, 200 से ज्यादा होता है। तो 200 से ज्यादा मास नंबर वाले न्यूक्लियस क्या होंगे? उनकी बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है? कम होती है। तो डिक्रीजेस कॉन्सिक्वेंटली फॉर हैवी न्यूक्लियाई लाइक यूरेनियम इज 7.6, याद रखना पड़ेगा 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि ये रिएक्शन में काम आएगा। अब देखिए न्यूक्लियाई विद ए ग्रेटर देन 220 आर डिस्टिंक्टली अनस्टेबल।
ऐसे सारे न्यूक्लियस जिनका मास नंबर 220 से ज्यादा है वो अनस्टेबल होते हैं। तो उन न्यूक्लियस को जिनका मास नंबर 220 से ज्यादा है वो अनस्टेबल है, वो स्टेबिलिटी को प्राप्त करना चाहते हैं, दे वांट टू अचीव द स्टेबिलिटी। तो वो क्या करते हैं, दो बराबर हिस्सों में टूट जाते हैं, दे ब्रेक इनटू टू इक्वल पार्ट्स, नियरली इक्वल पार्ट्स। ऐसा वो क्यों करते हैं, क्योंकि उन्हें चाहिए स्टेबिलिटी। तो सारा जो कंसेप्ट है वो किसका है, स्टेबिलिटी का ही है। Heavy nucleus breaks into two nearly equal nuclei with mass number less than 150. वो ब्रेक हो जाते हैं ऐसे दो न्यूक्लियाई में जिनका मास नंबर 150 से कम होता है, तो वो स्टेबल बन जाते हैं। तो सारा जो खेल है स्टेबिलिटी का है। अब जैसे देखिए, लाइट न्यूक्लियाई सच एज हाइड्रोजन कंबाइन टू फॉर्म हैवी न्यूक्लियस टू फॉर्म हीलियम फॉर ग्रेटर स्टेबिलिटी। अब यहाँ लिखा गया है जैसे हाइड्रोजन कंबाइन होता है, क्योंकि हाइड्रोजन की क्या होती है, बाइंडिंग एनर्जी कम होती है, तो कंबाइन हो जाते हैं हाइड्रोजन आइटम और मिलकर वो क्या बना देते हैं, हीलियम बना देते हैं। किस लिए बनाते हैं, ग्रेटर स्टेबिलिटी के लिए। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब ये रहा हमारा न्यूमेरिकल। द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर ऑफ ड्यूटेरियम एंड हीलियम आर 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बहुत बार पूछा गया है इस तरह का न्यूमेरिकल। What energy in joules will be liberated when two neutrons take part in the reaction? तो देखिए क्या होता है, कैसी रिएक्शन, 1s2 प्लस 1s2 मिल गए और मिलकर इन्होंने क्या बनाया, 2He4। क्यों, स्टेबिलिटी। तो अब पूछा है कि कितनी एनर्जी रिलीज होगी, तो ये हमें बताना है कि भाई कितनी एनर्जी रिलीज होगी। दिस वी हैव टू एक्सप्लेन। will be liberated when two neutrons take part in the reaction। तो देखिए अब क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को देखो आप, कितने न्यूट्रॉन है, 2, और न्यूट्रॉन का मास नंबर कितना है, 2। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दी गई है, तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी होगी, क्योंकि ये 2 × 1.1 और इसकी होगी 2 × 1.1। तो लेफ्ट हैंड साइड की एनर्जी होगी 2.2 प्लस 2.2, तो लेफ्ट हैंड साइड की एनर्जी होगी 4.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब बात करते हैं भाई राइट हैंड साइड की। राइट हैंड साइड में कितनी एनर्जी है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, एक न्यूक्लियन की बाइंडिंग एनर्जी है हीलियम के लिए 7, पर हीलियम में कितने न्यूक्लियन होते हैं, 4, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। तो राइट हैंड साइड की एनर्जी होगी 4 × 7, 28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब तो देखिए बहुत आसान हो गया। अब आपसे पूछा गया एनर्जी रिलीज्ड कितनी होगी। ये सिंपल बात है, 28 से किसको माइनस कर दो, 4.4 को, 10 में 4 6, 7 में 4 3, 23.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। तो हर न्यूक्लियर रिएक्शन के पीछे बेसिक लाइन यही है कि हर न्यूक्लियर रिएक्शन क्यों करता है, स्टेबिलिटी, द पर्पस इज स्टेबिलिटी। तो ये बिल्कुल बहुत बार पूछा गया ऐसा न्यूमेरिकल है, तो ये आपसे बनना चाहिए, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। अब देखिए नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। तो एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से हमने पढ़ा है कि एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से कंटिन्यूअस एमिशन होता है, किसका, अल्फा रेस का, अल्फा पार्टिकल्स का, बीटा रेस का, बीटा पार्टिकल्स का, और गामा रेडिएशन। तो भाई क्यों होता है, तो इसके पीछे भी जो न्यूक्लियर मॉडल थ्योरी है वो यही कहती है कि हर न्यूक्लियस कंटिन्यूअसली अल्फा बीटा गामा रेस का एमिशन करता है, और कहीं ना कहीं उसके पीछे एक बेसिक रीजन है
कि वो न्यूक्लियस स्टेबिलिटी प्राप्त करना चाहता है, दैट न्यूक्लियस वांट्स टू स्टेबलाइज इटसेल्फ, वो स्टेबलाइज होना चाहता है। तो देखिए कोर्स में है रेडियो एक्टिविटी, ध्यान दीजिए, स्पॉन्टेनियस डिके ऑफ मतलब लगातार नेचुरली ऑकरिंग अनस्टेबल न्यूक्लियाई बाय एमिशन ऑफ सर्टेन सब पार्टिकल्स अल्फा बीटा गामा रेडिएशन इज कॉल्ड नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। जब उससे किसी भी सब्सटेंस से लगातार, न्यूक्लियस सब्सटेंस से लगातार अल्फा बीटा और गामा रेज निकलती है तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। The emission of these rays takes place because of the instability of the nucleus. ये याद रखिए, पूछा जा सकता है। In the process of emitting these rays, a nucleus tries to attain the stability. पूछा जा सकता है स्टेटमेंट ट्रू एंड फॉल्स में। तो ये बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि ट्रू और फॉल्स में ये सब चीजें पूछी जा सकती हैं। अब देखिए, इन जनरल नेचुरल रेडियो एक्टिविटी टेक्स प्लेस इन हैवी न्यूक्लियस beyond lead in the periodic table. There are also naturally radioactive light nuclei such as potassium isotope and carbon isotope. तो यहाँ ये थोड़ी मिस्टेक्स है, तो ये should be written as 6C14। तो देखिए रेडियो एक्टिविटी, इट इज कंप्लीटली अनअफेक्टेड बाय फिजिकल एंड केमिकल कंडीशन। ये याद रखना है आपको, इस पर फिजिकल और केमिकल कंडीशन का कोई भी असर नहीं पड़ता। वी कैन नॉट चेंज द रेडियो एक्टिविटी बाय अप्लाइंग हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर लगा के हम रेडियो एक्टिविटी को नहीं बदल सकते, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के। ये सब पूछे जा सकते हैं स्टेटमेंट फॉर्म में, थ्योरेटिकल फॉर्म में। अब देखिए, द न्यूक्लियस कैन डिसइंटीग्रेट इमीडिएटली और इट मे टेक इनफाइनाइट टाइम। तो एक न्यूक्लियस तुरंत ब्रेक हो सकता है या अनंत समय लेकर भी ब्रेक हो सकता है, ये भी हमें याद रखना चाहिए। ये भी बात हमें याद रखनी चाहिए। द एनर्जी लिबरेटेड ड्यूरिंग द रेडियोएक्टिव डिके कम्स फ्रॉम द इंडिविजुअल न्यूक्लियाई। अब देखिए मोड्स ऑफ डिके, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे एक बात कही गई है, वो न्यूक्लियस जो डिके होता है वो कहलाता है पेरेंट न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस डिके होता है, विघटित होता है, उसको हम बोलते हैं पेरेंट न्यूक्लियस। और जब न्यूक्लियस डिके हो जाता है और एक नया न्यूक्लियस बनाता है तो उस नए न्यूक्लियस को हम बोलते हैं डॉटर न्यूक्लियस। अब वो स्टेबल भी हो सकता है और अनस्टेबल भी हो सकता है। ये बात हमें ध्यान रखनी चाहिए। अब देखिए, ये पेरेंट है, ये डॉटर है, रेडिएशन निकलेगा, और Q का मतलब क्या होगा, एनर्जी निकलेगी, और ये डॉटर है और X क्या है, पेरेंट है। हियर R में भी आइदर बोथ इलेक्ट्रिक चार्ज और न्यूक्लियर नंबर, रेडिएशन हो सकता है। अल्फा पार्टिकल भी हो सकता है, बीटा पार्टिकल भी हो सकता है, गामा रेडिएशन भी हो सकता है। तो R की पॉसिबिलिटीज क्या क्या होगी, अल्फा बीटा एंड गामा, अल्फा बीटा एंड गामा। अब देखिए अल्फा डिके, इसमें सवाल पूछे जाते हैं। व्हेन ए न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट बाय रेडिएटिंग अल्फा रेज, इस पर न्यूमेरिकल करेंगे, इट इज सेड टू अंडरगो अल्फा डिके एंड एन अल्फा पार्टिकल इज ए हीलियम न्यूक्लियस। हम जानते हैं thus a nucleus emitting an alpha particle loses 2 protons and 2 neutrons. So as a result its atomic number decreases by 2, atomic number 2 कम हो जाता है और मास नंबर 4 कम हो जाता है, and neutron number decreases by 2। तो ये देखिए ZXA, तो जो नया बना डॉटर उसमें Z हो जाएगा Z-2 और A हो जाएगा A-4, और ये है 2He4। एनर्जी तो निकलेगी ही निकलेगी, और इसको हम बोलते हैं अल्फा
पार्टिकल। तो एक अल्फा पार्टिकल के निकलने से एटॉमिक नंबर 2 कम हो जाता है और मास नंबर 3 कम हो जाता है, तो मास नंबर 4 कम हो जाता है। देखिए, बोथ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड न्यूक्लियर नंबर आर कंजर्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ अल्फा डिके। कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज होता है और न्यूक्लियर नंबर क्या रहता है, कंजर्व रहता है। अब आगे बढ़ते हैं, बीटा डिके। व्हेन ए न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट बाय रेडिएटिंग। देखिए, बीटा डिके का मतलब क्या है? बीटा का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, पर हम जानते हैं न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन तो हो नहीं सकता, तो न्यूक्लियस के अंदर से इलेक्ट्रॉन कैसे निकल रहा है? तो इसके लिए बहुत सारे न्यूक्लियर मॉडल दिए गए। एक सिंपल सी कंसेप्ट है, ये मैं आपको समझा देता हूं कि एक न्यूट्रॉन है, मान लीजिए ये टूट गया, ब्रेक हो गया, तो ब्रेक होकर ये न्यूक्लियर मॉडल की थ्योरी बोलती है एक न्यूट्रॉन टूटकर किस में टूटेगा? प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन में। और हम जानते हैं कि न्यूट्रॉन कहाँ होता है? न्यूक्लियस के अंदर होता है। न्यूक्लियस के अंदर वो ब्रेक हो गया और एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में बदल गया, तो भाई प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में रह सकता है पर इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस में नहीं रह सकता, तो इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से बाहर जाना पड़ेगा। ये रीजन होता है बीटा डिके का। अब देखिए, मेन बात यह है कि बीटा डिके में होता क्या है, एटॉमिक नंबर, क्योंकि न्यूट्रॉन किससे बदला, प्रोटॉन एक्स्ट्रा हो गया, एटॉमिक नंबर 1 बढ़ जाता है, एटॉमिक मास में कोई भी असर नहीं पड़ता। तो यहाँ पे हमने लिखा है बीटा पार्टिकल्स आर नथिंग बट इलेक्ट्रॉन्स, hence when a nucleus emits a beta particle the atomic number increases by 1 unit but the mass number does not changes। परंतु मास नंबर नहीं बदलता, मास नंबर नहीं बदलता, बट मास नंबर डज नॉट चेंजेस। अब देखिए गामा डिके, तो गामा कुछ नहीं है, रेडिएशन है, नथिंग बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ शॉर्ट वेवलेंथ नॉट एक्सीडिंग, ये जो लिखा हुआ है 10 to the power -10। शॉर्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जिनकी वेवलेंथ 10 to the power -10 से ज्यादा नहीं होती, 10 to the power -10 से ज्यादा नहीं होती। तो ये गामा की क्या है, कंसेप्ट है, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ गामा। देखो अगला पॉइंट, द एमिशन ऑफ गामा रेज फ्रॉम द न्यूक्लियस डज नॉट अल्टर आइदर एटॉमिक नंबर Z और मास नंबर A, इट जस्ट रिजल्ट्स इन द चेंज ऑफ एनर्जी स्टेट ऑफ न्यूक्लियस। पूछे जा सकते हैं ये सारे स्टेटमेंट। तो जब एक न्यूक्लियस से गामा रेज निकलता है तो न्यूक्लियस का एनर्जी स्टेट बदल जाता है, ना एटॉमिक नंबर बदलता है ना मास नंबर बदलता है। अब ये आजकल जो पेपर बनने लगा है, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए क्या है, थ्योरेटिकल नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं है तो आप ऐसे सवाल नहीं कर पाएंगे। कंसेप्चुअल थ्योरी बहुत क्लियर होनी चाहिए, ये बात आप ध्यान रखिए। अब देखिए, हाउ मेनी अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स आर एमिटेड व्हेन यूरेनियम न्यूक्लियस डिकेस टू लेड। तो देखिए 92 यूरेनियम 238 डिके हो रहा है किसमें, लेड में, 82 और कितना 214, 82 एंड 214। तो अब देखिए, तो अब पूछा गया कि भाई कितने अल्फा पार्टिकल निकलेंगे और कितने बीटा पार्टिकल निकलेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक बहुत सिंपल मेथड है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले आप देखिए, यहां मास नंबर कितना था, 238, और यहां मास नंबर कितना था, 214। तो स्टेप नंबर 1 में आप क्या करिए, कितना मास नंबर कम हुआ वो निकाल लीजिए। 238 में से 214 को माइनस कर दो, कितना आया, 4, 2, कितना है 24। अब स्टेप 2 में क्या करना है, 24 को 4 से डिवाइड कर दो, 24 को किससे डिवाइड कर दो, 4 से। कितनी बार डिवाइड हुआ तो आपका रिजल्ट क्या आया, 6। तो हम कहेंगे कि भाई 6 अल्फा पार्टिकल निकलेंगे।
6 अल्फा पार्टिकल्स। तो अल्फा पार्टिकल का नंबर ऐसे निकाला जाता है। अब अगर 6 अल्फा पार्टिकल निकलेंगे, एक अल्फा पार्टिकल के निकलने से, अब अगली स्टेप पे आ रहे हैं, बीटा स्टेप 3। एक अल्फा पार्टिकल के निकलने से एटॉमिक नंबर 2 कम हो जाता है। तो यहाँ कितने निकल रहे हैं? 6। तो 6 इंटू 2 कितना हुआ? 12। तो ये 92 को से 12 को माइनस कर दो, कितना मिला? 80। ठीक है, कितना आना चाहिए? 80। पर यहां पर क्या है? चेक करो, यहां पर क्या है? चेक करो, यहां पर क्या है? 82 है। यहां पर क्या है? 82। मतलब अगर 6 अल्फा पार्टिकल निकलने के बाद एटॉमिक नंबर कितना आना चाहिए? 80, पर रिजल्ट में एटॉमिक नंबर कितना है? 2। तो एटॉमिक नंबर 80 से कितना ज्यादा है? एटॉमिक नंबर 80 से कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है। तो आंसर बिल्कुल क्लियर आ गया, 2 बीटा पार्टिकल्स, 2 बीटा पार्टिकल निकले होंगे। तो अब इस क्वेश्चन का जो आंसर है बिल्कुल क्लियर है कि इसका आंसर है 6 अल्फा पार्टिकल निकलेंगे। भाई ठीक है, 6 अल्फा पार्टिकल निकलेंगे और 2 बीटा पार्टिकल निकलेंगे। 6 अल्फा पार्टिकल निकलेंगे और 2 बीटा पार्टिकल निकलेंगे। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। 6 अल्फा पार्टिकल निकलेंगे और 2 बीटा पार्टिकल निकलेंगे। तो प्रैक्टिस करिए इस तरह के सवालों को। अब देखिए अगला सवाल, कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल गिवन दैट मास ऑफ प्रोटॉन। ये सब मासेस आपको दिए हुए हैं और मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो सबसे पहले मास डिफेक्ट निकाल लो। अल्फा पार्टिकल का मतलब होता है हीलियम का न्यूक्लियस, उसमें 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो 2 प्रोटॉन का मास 1.0073 प्लस 2 न्यूट्रॉन का मास 1.0087 माइनस इसका मास 4.0015। तो देखिए सबसे पहले इसको निकालेंगे, 6 14 0 ये आ गया, इसको निकालेंगे 14 1 16 17 0 2 पॉइंट और ये आ गया माइनस कितना? 4.0015। अब आप इन दोनों को जोड़ दो, 2.0146 प्लस 2.0174, दोनों को जोड़ो 10 12, ठीक है, और एक तो ये हो गया 3 0 4.032, ठीक है। तो हमारा मास डिफेक्ट आ गया 4.0320 माइनस 4.0015। तो अब हम माइनस करेंगे 4.0320 माइनस 4.0015। 10 में से 5 5 1 1 0 3 0। तो ये आपका मास डिफेक्ट आ गया। तो मास डिफेक्ट आ गया आपका 0.305। एक मिनट, यहाँ पे थोड़ी गलती कर रहे हैं हम, 0.0305 AMU। तो बाइंडिंग एनर्जी अब हम निकाल सकते हैं। बाइंडिंग एनर्जी हम निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे? 0.0305 इंटू 931। तो ठीक है भाई, चलो करते हैं। 0.0350 इंटू 931, 0 5 3 0 0 3 0 15 1 9 10 1 0 9 0 45 5 4 27 4 31 3 0 0। तो ये आपने जोड़ लिया 0 5 5 3 8 5 2 3 0। अब डेसिमल 1 2 3 4 1 2 3 4। तो ये आपकी बाइंडिंग एनर्जी आ गई। बाइंडिंग एनर्जी आ गई 32.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वो भी निकाल सकते हो।
32.5 को किससे डिवाइड कर दो, 4 से। तो लगभग 8.1 आ जाएगी। तो जितनी सफाई से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं उतना आपको करना चाहिए। डिवीजन आपकी कैलकुलेशन प्रैक्टिस यहाँ पे, और ये इस तरह के सवाल पूछे भी जा चुके हैं। रिएक्शन की एनर्जी बताओ, ये सब चीज़ें क्या होती है, बहुत कॉमन है, तो ये पूछी जा सकती है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो हमेशा आपको एक बात याद रखना चाहिए कि भाई जो बाइंडिंग एनर्जी होती है वो क्या होती है, मास डिफेक्ट मल्टीप्लाइड बाय 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। या तो हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि भाई बाइंडिंग एनर्जी क्या हो सकती है, मास डिफेक्ट, इसको हम न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे, इनटू सी स्क्वायर। ये किस में आ जाएगी, आपकी जूल्स में आ जाएगी। ये किस में आ जाएगी, जूल्स में आ जाएगी। तो ध्यान रखो, जूल और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के जो केसेस होते हैं ये बिल्कुल क्या होते हैं, दोनों अलग अलग केसेस हो जाते हैं। तो कब मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकालना है, कब जूल निकालना है, इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। और दूसरी बात क्या है, डेसिमल में को जोड़ना, डेसिमल को माइनस करना, ये क्या है, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, तो इस पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। तो इसका आप यूज करिए। और सी क्या है आप जानते हो, वेलोसिटी ऑफ लाइट। और मास डिफेक्ट का अगर किस में हो, एक और चीज यहाँ ध्यान रखनी चाहिए, ये तभी लगा सकते हैं जब हम मास डिफेक्ट किस में हो, इन AMU, इन एटॉमिक मास यूनिट में हो, इन एटॉमिक मास यूनिट में हो, ठीक है, इन एटॉमिक मास यूनिट में हो। तो न्यूक्लियस में जो सिलेबस है उसमें हाफ लाइफ को छोड़कर जितना पहले सिलेबस था सारी चीजें हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन भी है, बाइंडिंग एनर्जी भी है, मास डिफेक्ट भी है, अल्फा पार्टिकल का डिके भी है, बीटा डिके भी है, गामा रेडिएशन भी है। तो ये लगभग सारी चीजें यहाँ पर हैं। तो आपको कैलकुलेशन इसमें करना पड़ेगा। बस क्या नहीं है, रदरफोर्ड सोडी लॉ ऑफ डिसइंटीग्रेशन नहीं है, और एवरेज लाइफ नहीं है, जैसे हम बोलते हैं मीन लाइफ और हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस नहीं है, तो वो पोर्शन हम छोड़ सकते हैं। तो बिल्कुल इसमें कोई भी डाउट आपको नहीं होना चाहिए नए सिलेबस को लेके, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, ये जो लेक्चर है इस लेक्चर को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, आगे कंटिन्यू करेंगे और फिर कुछ कंसेप्ट्स और न्यूमेरिकल्स को करेंगे और पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन को समझेंगे और लगातार रिवाइज करेंगे। बेस्ट ऑफ लक और थैंक यू फॉर एवरीथिंग। फिर मुलाकात करते हैं अगले लेक्चर में। सी यू, बाय बाय।